अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CS408 का लेक्चर नंबर 16 से लेकर जो है लेक्चर नंबर 20 तक कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि आपके फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो जल्दी ही अपलोड कर लूँ, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो 27 से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं उससे पहले ही जो है वो आपके लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दूंगा 45 तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 16 है। सो लेक्चर नंबर 16 जो है बेटा वो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको साथ वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें जो है जो आपको जहन में रखनी है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट यहाँ से और कुछ करने वाला रह नहीं जाएगा। सबसे पहले यूजर कैन ओनली फाइंड इन्फॉर्मेशन 42% ऑफ द टाइम, यानी कि जो यूजर इंटरनेट पे आते थे सर्चिंग के लिए उसमें से सिर्फ 42% जो है वो लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड कर पाते थे। मोस्टली लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब जो जूना रिसर्च थी उसके मुताबिक क्या हुआ था कि जो 62% जो वेब शॉपर्स थे वो लुकिंग करते थे आइटम को बाय करने के लिए ऑनलाइन, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को फिजिकल मार्केट की निस्बत ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर ऑनलाइन बाय करने के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो कितने परसेंट लोग थे? वो 62% लोग थे। ठीक है, अब 50% ऐसे लोग थे जो कि पोटेंशियल रखते थे कि वो ऑनलाइन जो है वो इस सर्विस को बाय कर सकें, लेकिन क्या होता था कि उनको सर्विस नहीं मिल रही होती थी। ये फॉरेस्टर रिसर्च थी जिसके मुताबिक उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो पोटेंशियल रखते हैं उनमें से भी सिर्फ 50% लोग होते थे जिनको प्रोडक्ट मिलता था, 50% लोगों को मिलता ही नहीं था। ठीक है, 40% वो लोग होते थे जिनको प्रोडक्ट मिलती नहीं थी ऑनलाइन, इसलिए वो वापस ऑनलाइन के ऊपर आते ही नहीं थे। ठीक है, उसके बाद 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कॉस्ट अकर आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। कहते हैं कि जी 80% जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो उसके रिलीज होने के बाद आती है। यानी कि जाहिर सी बात है जब एक सॉफ्टवेयर बनाना है तब इतनी कॉस्ट नहीं आती, लेकिन जब उसको मेंटेन करना है तब उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, यानी कि आप ये हिसाब लगा लें कि अगर आप कहें ना कि सॉफ्टवेयर बनाने में, तो सॉफ्टवेयर बनाने में इतनी कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर को बाद में जब मेंटेन करना होगा तब कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, उसके बाद IEEE एक इदारा था, उसने जो है वो यहाँ पे कोड रिसर्च की, उसने कहा जी अराउंड 63% ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर एक्सीडेड देयर कॉस्ट एस्टिमेशन। कहते हैं कि जो 63% प्रोजेक्ट थे वो अपनी ओरिजिनल कीमत से इंक्रीज हो जाते थे। उसकी कौन सी ऐसी 4 रीजन थी वो यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले जो यूजर होता था कि वो कंटिन्यूसली अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर रहा होता था। ठीक है, सेकंडली ये कि जब वो लुक कर रहा होता था टास्क को कहता था इसमें ये भी ऐड कर दो वो भी ऐड कर दो, तो इस तरह की चीजें वहां पे आ रही थी। थर्डली जो था कि यूजर को अपनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी रिक्वायरमेंट के बारे में कि मुझे कौन सी चीज कैसे करवानी है या क्या बताना है, तो उस चीजों के बारे में जब उसको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं होगी तो जाहिर है वो रिक्वायरमेंट चेंज की तरफ जाएगा। उसके बाद इनसफिशिएंट यूजर एनालाइज कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जब आप यूजर के दरमियान और एक डेवलपर के दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगी, जाहिर है तब आपको 63% जो है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार सिनेरियोज को चेंज करवाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुअर कम्युनिकेशन वेबसाइट्स विल किल 80% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज विद इन अ डिकेड। यानी कि कहता है कि 500 कंपनीज जो तकरीबन खसारे में चली गई हैं, तबाह हो गई हैं सिर्फ इस वजह से ही। ठीक है, तो यहाँ पे जरा फैक्ट दिखाया गया है। रेवेन्यू पोटेंशियल क्या होता है सिनेरियो ए सिनेरियो बी के अंदर, वो दिखाया गया है सारे का सारा। देखें जी, सीधी सी बात है, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर भी आपको सर ने लिख के दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें सिनेरियो ए जो है उसके अंदर देखें, अगर तो आपने इतने डॉलर जो है वो लगाए हैं, ठीक है, सिनेरियो ए में भी आपने रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो 100 मिलियन था और उसमें भी 100 मिलियन था। ठीक है, उसके बाद यूजर एक्सपेक्टेशन अगर तो आपकी गुड होंगी तो जाहिर है वो आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। ठीक है, अगर यूजर की जो एक्सपीरियंस है वो उसके साथ बुरा रहेगा तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। डिपेंड करता है यूजर के एक्सपीरियंस के ऊपर। सिंपल सी बात है, अगर तो उसको प्रोडक्ट मिलेगी तो उसका एक्सपीरियंस गुड है, अगर उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो उसका एक्सपीरियंस बैड है। अगर उसका एक्सपीरियंस गुड होगा तो आपकी सेल जो है वो लॉस्ट नहीं होगी, अगर उसका एक्सपीरियंस बैड होगा तो आपकी सेल्स लॉस्ट होंगी। ठीक है, रेवेन्यू लॉस तब होता है जब आपका जो यूजर का एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ बुरा रहा होता है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस जो है यूजर के साथ अच्छा रहा हो तो आपकी लॉस नहीं होती। अब सिनेरियो बी के अंदर लॉस हुआ क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बैड रहा था, इसके अंदर सिनेरियो ए के अंदर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था यूजर का, इसलिए जो है वो उसको लॉस नहीं हुआ। तो एक्चुअल रेवेन्यू भी इतना ही था जितना उसने लगाया था सिनेरियो ए के अंदर, लेकिन सिनेरियो बी के अंदर उसको लॉस हुआ है। तो बस यही पॉइंट यहाँ पे टेबल था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और यहाँ पे मजीद आपके लिए कुछ चीज़ जो है वो यहाँ पे करने वाली नहीं है, आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 17 आ गया बेटा आपका,
इसके अंदर भी आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास मॉडल दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, कौन सा लॉजिक लगाना है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कोड करते हैं उस डिजाइन के अकॉर्डिंग। देन हम कोड करने के बाद उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। मेंटेनेंस तब होती है जब आपका एक सॉफ्टवेयर रिलीज हो चुका होता है, उसके अंदर कोई बग आता है, आपको यूजर कहता है कि जी इसको चेंज कर दो, तो वो मेंटेनेंस फेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद वाटरफॉल मॉडल आ जाता है। कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो ये अनसर्टेनिटी के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। लेकिन ये नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि जब लार्ज प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंदर हमारा जो वाटरफॉल मॉडल होता है वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर हम लोग रिटर्न वापस नहीं आते। इस वजह से इसे कहा गया है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तब आपको समटाइम वापस भी आना पड़ता है। उसके बाद स्पिरिट लाइफ साइकिल मॉडल दिया गया है। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, जब हम यूज़ करने होते हैं यूज़ ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्पेशली इसको रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है बेटा, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स वाइज उसको कंबाइन करते हैं। और हम लोग ये, मैं एक बात आपको बता दूं, ये सारे जो मॉडल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। इनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं, बहुत माइनर सा चेंज जो है वो इनके अंदर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह जो आगे मॉडल यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं इनको जस्ट आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद गोल ओरिएंटेड लेक्चर नंबर 18 हमारे पास आ गया है। गोल ओरिएंटेड डिजाइन मॉडल क्या होता है? देखिए जी, गोल का जो मॉडल होता है ना डायरेक्टली, वो ये होता है कि आपका जो डिजाइनर है वो इस तरह एक प्रोडक्ट को डिजाइन करे कि जो यूजर है वो उसको इजीली समझ आ रहा हो कि यार मेरी नीड्स क्या है, मेरा बिहेवियर क्या क्या, वो सारा फुलफिल हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है आपके डिजाइन से। इसे हम कहते हैं गोल ऑफ डिजाइन मॉडल। ठीक है, कि उसको एक बेहतर डिजाइन आप प्रीव्यू करवा रहे हैं, उसको एक ऐसा डिजाइन प्रीव्यू करवा रहे हैं जिसके अंदर उसकी सारी जो चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉडलिंग कंसेप्ट आ गया कि आपने एक पैटर्न जो है वो डिस्क्राइब किया जिसके थ्रू जो है आप लोग सर्च करेंगे और अपने टास्क को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, सो ये खैर मिड टर्म के लेक्चर्स हैं, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि फाइनल टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर 19 यानी कि अपने फाइनल टर्म के सिलेबस को जो स्टार्ट करेंगे बेटा। सो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है बेटा इसके अंदर वो है क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च क्या होता है। देखें, दो चीजें होती है, एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च। सर्च का मतलब होता है कि आपने कोई चीज डिस्क्राइब की, कोई चीज डिस्कवर की। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर कोई बंदा गिवन सर्च के ऊपर कोई दोबारा से सर्च करता है और एक बेटर चीज क्रिएट करता है तो हम कहते हैं रिसर्च। कि गिवन सर्च के ऊपर दोबारा से कुछ चीज सर्च करना रिसर्च कहलाता है बेटा। ठीक है, अब फर्ज करें जी एक कार है, मेहरान है, तो कार उसके अंदर भी वही चीजें हैं जो आपकी जो है ना वो बड़ी किसी गाड़ी के अंदर होंगी, लाइक रेंज ओवर लगा लें या कोई भी आप बड़ी गाड़ी लगा लें, चीजें वही हैं जो उसने पहले सर्च की हुई थी। लेकिन अब क्या किया कि इन्होंने उसके अंदर एडवांसमेंट लेके आए हैं और उसको रिसर्च कह रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि गिवन प्रोडक्ट के ऊपर कोई मजीद बेहतर सर्च करके ले आना, तो ये हमारी कहलाती है रिसर्च। अब रिसर्च दो टाइप की होती है बेटा, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं क्वालिटी की। ठीक है, लाइक मैं एक पर्सन को सर्च कर रहा हूँ जिसके अंदर फला फला क्वालिटी हो, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। ठीक है, मैं गाड़ी सर्च कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे ये चीजें चाहिए, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। अब क्वालिटेटिव सर्च जो होती है ना बेसिकली उसके अंदर हम बेसिकली क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी फिर लिमिटेशन नहीं होती, ये फिर वो कह लें कि काउंटिंग वाली फॉर्म नहीं होती इसकी। उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना वो बेसिकली नंबर्स की फॉर्म में होती है, लॉजिक्स की फॉर्म में होती है। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है क्वांटिटिव यानी कि मिकदार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नंबर की फॉर्म में रिसर्च करते हैं, लॉजिक की फॉर्म में रिसर्च करते हैं, तो ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर होगी क्योंकि ज़्यादा कोई डीप टॉपिक है नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, आपके पास यहाँ पे दिया गया है, तो खैर इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद टाइप्स कौन सी होती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, आपको वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्टेक होल्डर इंटरव्यूज, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME इंटरव्यूज भी से कहा जाता है। उसके बाद यूजर और कस्टमर के दरमियान जो इंटरव्यू होता है, यूजर ऑब्जर्वेशन जो होती है, लिटरेचर रिव्यू जो होता है और प्रोडक्ट जो होती है, ये सारे के सारे जो हैं आपके टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के बेटा। अब स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर इंटरव्यूज बेसिकली आप ये समझ लें कि अगर आपकी एक सिंपल प्रोडक्ट है उसको कोई बंदा इफेक्ट कर रहा है नॉर्मल कंडीशन से उसको किसी और कंडीशन में कन्वर्ट करवा रहा है, तो ये आपकी कहलाती है स्टेक होल्डर इंटरव्यूज। ठीक है, ये बेसिकली रिसर्च करने का सबसे कह लें कि वो प्रोसेस है जो कि मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर जो है वो 5 लोग होते हैं, एक मैनेजर होता है, एक इंजीनियर होता है,
एक सेल्स पीपल होते हैं, एक मार्केटिंग पीपल होते हैं और एक डिज़ाइन पीपल होते हैं, यानी कि 5 तरह के लोग जो होते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SME इंटरव्यूज़। अब जो SME इंटरव्यूज़ होते हैं ये बेसिकली स्पेशली बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में, कि आपका जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उसने काम करना है वो SME एक्सपर्ट ही करता है। ठीक है। अब हर बंदे को देखें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन्फो होती है कि मुझे क्या करना है, यानी कि स्पेशलाइजेशन आप समझ लें। लाइक मैं एक CS का टीचर हूँ तो ज़ाहिर है मुझे CS के बारे में पता होगा, मैं CS की कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ। इसी तरह अगर बायोलॉजी का बंदा है तो वो बायोलॉजी की प्रोडक्ट बनाएगा और CS की प्रोडक्ट नहीं बना सकता, वो अपने डोमेन पे नॉलेज रखता है। ठीक है। वो उसके मुताबिक ही चीज़ को डिज़ाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यूज़र एंड कस्टमर इंटरव्यूज़ में क्या होते हैं, वो पीपल हु यूज़ द प्रोडक्ट एंड ट्राई टू अकम्प्लिश समथिंग न्यू विद इट। ठीक है। यानी कि वो बंदे जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं और समथिंग उसके साथ कुछ न्यू करना चाह रहे होते हैं, सो वो हमारे पास यूज़र और कस्टमर इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर कौन होते हैं, कस्टमर वो लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आप स्किप कर दें, इंटरव्यूइंग यूज़र यहाँ पे आ गया है। सो ये आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ गए हैं। ये सारा रिव्यूज़ के बारे में ये है कि रिव्यूज़ के अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, बिजनेस प्लान आ जाते हैं, कुछ पॉलिसीज आ जाती हैं, इसी तरह कुछ मार्केट प्लान आ जाते हैं, तो वाइट पेपर आ जाता है। तो ये चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं मैंने सारी की सारी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव आ जाते हैं, कि यानी कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कि एग्जामिन करना है आपको जो आपका कॉम्पिटिटर है उसकी प्रोडक्ट कौन सी है, उसका डिज़ाइन क्या है। ठीक है। आपने उसे बेहतर डिज़ाइन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है कि जो यूज़र की नीड है वो क्या है, आपने उसके मुताबिक फिर आपको एक बेटर डिज़ाइन जो है प्रीव्यू करवाना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 आ गया है, यूज़र सेंटर्ड अप्रोच। अब यूज़र सेंटर्ड अप्रोच जो होती है इसका ये मतलब होता है कि बेसिकली जो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हो जस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं बन रही होती, उसके पीछे जो सेंटर्ड रोल होता है वो एक यूज़र प्ले कर रहा होता है। सारा काम टेक्नोलॉजी नहीं करती, मेनली जो काम होता है वो एक यूज़र ही कर रहा होता है उसके पीछे। ठीक है। अब ये बात जो है 1985 के अंदर गोल्ड एंड लेविस लेड डाउन, उन्होंने इसके बाद 3 प्रिंसिपल जो थे वो लॉन्च किए थे। वो बिलीव करते थे यूजफुल एंड ईजी टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम, के कंप्यूटर जो है उसको यूजफुल बनाना और ईजी बनाना ही जो था वो उनका मकसद था। अब यहाँ पे अर्ली फोकस करना चाहिए आपको यूज़र के टास्क के ऊपर, उसकी नीड के ऊपर। ठीक है। उसके बाद उस तरह का आपको एक डिज़ाइन बनाना चाहिए जो कि आपकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करे और फिक्स करे कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाएं, इजीली उसके जो बग हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। ओके। उसके बाद अप्लाइंग एथनोग्राफी इन डिज़ाइन। अब जो एथनोग्राफी थी ये बेसिकली डील कर रही थी साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन जो होती थी उसके ऊपर डील कर रही थी। ठीक है। आप सिंपली इसे कहेंगे तो ये राइटिंग करती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है। जितनी भी डिटेल्स होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के बारे में वो सारी की सारी जो प्रेजेंट करती है वो आपकी एथनोग्राफी डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंट करती है, क्योंकि डिज़ाइन जो होता है उसके अंदर आप सारी की सारी डिटेल जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो ऐड करते हैं। ठीक है। ताकि जो यूज़र है उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसके मुताबिक फिर उसको यूज़ कर पाए। ठीक है। उसके बाद एथनोग्राफी फ्रेमवर्क बनाया गया जो कि स्पेशली डिज़ाइनर के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि वो इससे हेल्प लें और एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो बना सकें। अब इसमें 3 टाइप्स आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन, प्लान्स एंड प्रोसीजर और अवेयरनेस ओवरक। डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि आप फोकस करते हो कि जो नेचर है वर्क की वो किस तरह की है। उसके बाद आप उसके ऊपर प्लान्स बनाते हैं, प्रोसीजर बनाते हैं कि मैं इस कंपनी को किस तरह आगे लेके जा सकता हूँ, किस तरह मजीद इंप्रूव कर सकता हूँ। थर्डली अवेयरनेस हम लोग पैदा करते हैं लोगों के अंदर कि आप लोग इसको किस तरह बेहतर जब कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मजीद आप लोग यहाँ पे देखें तो ये कॉन्टेक्स्ट इंक्वायरी आ गया है। सो अगर आप इसको करना चाहें तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा कि जो प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट इंक्वायरी के वो यहाँ पे 4 दिए गए होते हैं। सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके बाद पार्टनरशिप होती है, इंटरप्रिटेशन होती है और चौथा फोकस होता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जो नॉर्मल वर्किंग होती है एनवायरनमेंट की वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैप्चर हो रही होती है। उसके बाद पार्टनरशिप किसे कहते हैं कि जब आप मल्टीपल पीपल्स के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो ये आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आपने एनालाइज किया कि आपके डाटा के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, आपने वेरीफाई किया उस असम्पशन को, उसके बाद उसका प्रॉब्लम ज़ाहिर आपको सॉल्व करना चाहिए, आपकी इंटरप्रिटेशन कहलाती है। फोकस किसे कहते हैं कि जस्ट आप एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं अपने गोल को, तो ये आपकी
फोकस कहलाती है। उसके बाद इंप्रूव कैसे किया जाता है कॉन्टेक्स्ट इंक्वायरी को, यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट इंटरव्यूज लेते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू हमारा 1 आवर का होता था या 1 डे का होता था, उसको हम लोग 1 आवर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर कोई साल का इंटरव्यू तो उसको महीने के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट इंटरव्यूज की एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंडली यूजिंग स्मॉलर डिजाइन टीम्स, कि हम क्या करते हैं कि परफॉर्म करते हैं सिक्वेंशियल इंटरव्यूज विद सेम टीम, यानी कि हम मल्टीपल इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट कर रहे होते हैं सेम टीम के साथ, हम लोग डिफरेंट टीम्स नहीं वहां पे ला रहे होते क्योंकि टाइम ना ज्यादा कंज्यूम हो। थर्डली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा गोल है वो क्या है, ठीक है, देन हम उसके मुताबिक ही जो टास्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद लुकिंग बियॉन्ड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, कि हम लोग देखेंगे कि यूजर जो है उसकी कंज्यूमर की जो है डोमेन क्या है, ठीक है, वो करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद बिहेवियरल एंड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आ गए हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एक पर्सोना हाइपोथेसिस थी, जिसका मतलब होता था कि आइडेंटिफाई करे डिस्टिंग्विश यूजर बेस्ड ऑन देयर नीड्स एंड बिहेवियर, कि यूजर की जो नीड्स थी उसको बिहेवियर की बेस के ऊपर जाके देखे कि वो करना क्या चाह रहे हैं, तो उसके वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करे। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग की। अब फ्रीक्वेंसी तो है शॉपिंग की, लेकिन क्या फ्रीक्वेंट है ये इनफ्रीक्वेंट है, यानी कि वो एक महदूद तादाद में शॉपिंग करना चाह रहा है ना, ये लामहदूद तादाद में शॉपिंग करना चाह रहा है। ये नीड्स क्या थी, शॉपिंग करना। अब बिहेवियर क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्या वो फ्रीक्वेंट है या इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है। अब देखें, अब इसकी नीड क्या है, यहाँ पे डिजायर टी शॉप। अब डिजायर टी शॉप, अब यहाँ पे वही लव टू टी शॉप, ये इसका बिहेवियर आ गया, या हेट टू टी शॉप, तो ये इसका बिहेवियर आ गया। उसके बाद मोटिवेशन आ गई, तो ये भी सारा खैर उसी तरीके से है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डेमोग्राफिक वेरिएबल, मेक यूज ऑफ डेमोग्राफिक डाटा फ्रॉम मार्केट रिसर्च डाटा, कि आपने एक डेमोग्राफिक डाटा जो इकट्ठा करना है मार्केट से रिसर्च करके, एज के मुताबिक, लोकेशन के मुताबिक, ठीक है। डेमोग्राफिक जो बेसिकली होता है वो स्पेशली किसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। वो मार्केट से रिसर्च करता है डाटा की, उसके बाद फिर उसको उसका एक कह लें कि ओवरव्यू जो है प्रेजेंट करता है, ठीक है जी। डोमेन एक्सपर्टीज वर्सेस टेक्निकल एक्सपर्टीज। डोमेन एक्सपर्ट कौन होते हैं, जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज होती है, जैसे मैं अभी आपको पहले बात कर रहा था डोमेन की, कि आप जाहिर है अपने सब्जेक्ट के ऊपर ही ग्रिप करते हैं, वो आपका डोमेन है। अब टेक्निकल एक्सपर्टीज कौन सी होती है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सपर्ट हो, ठीक है, कि डिजिटली वो मशीन चलानी कैसे है। अब एक बंदे ने थ्योरी पढ़ी है, उसको जाहिर है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, एक बंदे ने प्रैक्टिकल किया, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। तो ये हिसाब आप समझ लें सिंपल अल्फाज में। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, कंपनी का जो साइज है वो स्मॉल भी हो सकता है, वो लार्ज भी हो सकता है। इस तरह आईटी की प्रेजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिक्योरिटी लेवल जो है वो लो भी हो सकता है, टाइट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो प्लान बनाया था, अब आपने उसको पुट टुगेदर करना है, और आपने सारे के सारे जो एनालाइज है वो यहाँ पे जो है वो शो करना है। सो यही लेक्चर नंबर 20 तक जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। फिर भी कुछ देर में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि आज ही जो है नेक्स्ट लेक्चर भी बना दूँ। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।